हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, देन शुरू किया जाएगा। अकाउंट ऑफिसर जितने भी हमारे यूके ट्रिपल एस सी के असिस्टेंट अकाउंटेंट या जेबीएनएल के जूनियर अकाउंटेंट या मार्कफेड के जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, इनकी तैयारी कर रहे हो, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हम लोगों ने 19 सेक्शंस 19 क्लासेस किए हुए हैं इसके, यानी कि हम लोगों ने 190 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इसमें, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं कवर किया है तो ज़रूर कवर कर लेंगे। आज हम लोग 20वां पार्ट देखेंगे, ठीक है। और अगेन उससे पहले अगर किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए अगर आप अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में जाकर सर्च करो लक्ष्य अकेडमी विकास आनंद, डायरेक्टली मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा लक्ष्य अकेडमी ऐप का, वो भी जरूर डाउनलोड कर लेना है किसी भी अपडेट्स के लिए। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग उत्तराखंड से खास करके यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, देखो आप लोगों के पास जो एग्जाम की टाइमिंग है आप लोगों को पता है जुलाई तक है। टाइम बहुत कम है आप लोग पास। बहुत लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार कोविड की वजह से हो सकता है टाइम एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। देखो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो या ना हो ये बात की बात है, बट प्रिपरेशन प्रॉपर रखो। एग्जाम की तैयारी इस तरह से करो लाइक जुलाई में आपका एग्जाम है। अगर टाइम पोस्टपोन्ड होता है तो याद रखो आपके लिए वो जो टाइम एक्स्ट्रा है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। तो चीज़ें को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना जरूरी है। और अगेन 11 यूनिट्स जो इन्होंने नया सिलेबस डिजाइन किया था फरवरी में, वो कम्प्लीटली इसमें कवर किए जाएंगे। और अभी हमारा इसमें टैक्स का क्लासेस चल रहा है, जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है जल्दी से ले लो, काफ़ी हेल्प मिल रहा है। इसमें आप लोगों को वीडियो क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज और ई नोट्स सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। सभी लोग प्रॉपर तरीके से रेडी हो, आई होप होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है क्या हमारे पास, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोर रिटेलर्स, बोला जा रहा है ये किस टाइप के स्टोर रिटेलर्स का एक एग्जांपल है जिसमें लार्ज, जिसमें हमारा बोला जा रहा है लार्ज, लो कॉस्ट, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम, सेल्फ सर्विस स्टोर, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स आर डिजाइंड टू मीट अ टोटल नीड्स, जहां पर आपकी जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सभी फुलफिल की जाती हैं, चाहे आपके खाने पीने का सामान हो, चाहे आपके घर का सामान हो, यानी कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान देंगे आप यहाँ पर लार्ज स्केल में स्टॉक्स होंगे, लो कॉस्ट होगा, लो मार्जिन भी है, हाई वॉल्यूम मतलब जो यहाँ पर सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स की बात हो रही है, नंबर्स ऑफ सेल्स जो है वो हाई है, मतलब ट्रांजेक्शन हाई हो रहा है। सेल्फ सर्विस जहां पर आप जाके गुड्स को खुद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, छू के चीज़ों को समझ सकते हैं, ये कौन सा स्पेस होगा। जी हाँ, आपके दिमाग में बिल्कुल सही चल रहा है, सुपरमार्केट इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बोला जा रहा है कि जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है हमारा, अच्छा डेट सर्विस कवरेज रेशियो बेसिकली है क्या, अगर सिंपल सी भाषा में समझा जाए, डेट सर्विस कवरेज रेशियो कहने का मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन में जितनी डेट ली है, डेट मतलब जितना उन्होंने लोन लिया है उसको किस तरह से कवर किया जा सकता है, उसकी कवरेज प्रपोर्शन क्या हो सकती है, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या लेंगे, इंटरेस्ट किस तरह से पे करेंगे, तो ये सभी चीज़ें हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेटली इन कैलकुलेशन के दम पर हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, तो हम रिजल्ट निकालते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि नंबर ऑफ आइटम सरप्लस कवरेज इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। देखो दो तीन चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। जब भी आप किसी को लोन दे रहे हो तो लोन देने के पीछे जो आपका जो मेन मोटिव क्या होगा, सबसे पहला चीज़ भाई, हम उसको लोन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ हमें चाहिए इंटरेस्ट, तो हम लोन प्लस इंटरेस्ट वापस रिकवर करेंगे उससे। तो लोन तो एक बार में नहीं मिलता है, तो इसमें हम क्या मिलता है, हमें इंस्टॉलमेंट मिलता है। इस इंस्टॉलमेंट में क्या शामिल होता है, हमारा लोन का अमाउंट और हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट। तो अब ये वापस कैसे वो करेगा, जाहिर सी बात है ये वो रिटर्न तब करेगा जब वो उतनी प्रॉफिट जनरेट कर ले। तो वही चीज़ हम चेक करते हैं कि भैया आपकी जो सरप्लस है यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितनी आप जनरेट कर पा रहे हो, कितने नंबर ऑफ टाइम। नंबर्स ऑफ टाइम क्यों यहाँ पर, बिकॉज ऑफ मान लो सपोज मुझे आपकी जो ये लोन और जो इंटरेस्ट है से मिला करके 10,000 रुपये हो रही है, और अगर आप प्रॉफिट ही 10,000 रुपये अर्न करोगे तो यार फिर आप मुझे दोगे तो बिजनेस कैसे चलाओगे। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर आप कम से कम एटलीस्ट भाई 1 लाख प्रॉफिट जनरेट करो, उसमें से आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 के जो इंस्टॉलमेंट और जो इंटरेस्ट है वो पे कर दो, बाकी अपने पास रखो ताकि आप ग्रो भी कर सको और आने वाले फ्यूचर में आपके पास रिजर्व रहे, उससे भी आप मुझे पेमेंट कर दो। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम मतलब 10 टाइम्स है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू क्या लिया, 10 टाइम्स लिया। तो इस तरह की चीज़ों को समझना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रॉफिट अर्न आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज,
देखो यहाँ पर सिंपल सा बोला जा रहा है कि हमने एक, मान लो एक हमने बिजनेस एक्वायर किया, ठीक है ना। यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले चीज़ है, मान लो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है हमारे पास, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक बिजनेस को परचेस किया है इस डेट में, यहाँ पर से अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सेशन और यहाँ पर मार्च में सेशन खत्म हुआ, और मैं इसे बोलता हूँ कि हमने जनवरी में इसको खरीद लिया। तो जनवरी, फरवरी और मार्च हमारे पास 3 महीना का बचा है, यहाँ पर 3 महीना, और बाकी के पीछे हमारे पास ये टाइम रह गया। तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रॉफिट अर्न आफ्टर एक्विजिशन, मतलब बाद वाले में, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये वाला सेशन के बारे में बोला जा रहा है। इसे क्या ट्रीट किया जाएगा। देखो, जब हम लोग पहले खरीदते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री प्रॉफिट, जो बाद में होता है उसे बोलते हैं पोस्ट प्रॉफिट। और ये जो पोस्ट प्रॉफिट है ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, बिकॉज ऑफ हम इसी के लिए तो खरीदे हैं उसे, ताकि हमें प्रॉफिट जनरेट हो सके, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट वाला पार्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, जी हाँ, सबसे पहले चीज तो एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गया है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाता है किसके थ्रू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के तहत में। ये किसके लिए है, क्या ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी है फॉर लिस्टेड कंपनी, मैंडेटरी है फॉर प्राइवेट कंपनी, या फिर कंपनीज लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म के लिए रिक्वायरमेंट है। किसके लिए मैंडेटरी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो भी किसके हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से। फटाफट चूज कर लिया आप लोगों ने अपने आंसर्स। जिन्होंने बी चूज किया है बिल्कुल सही हैं आपके आंसर्स। क्लियर है, लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है शो करना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेल मार्केटिंग डिसीजन अ रिटेलर हैज टू मेक इट इज टू, बोला जा रहा है ये बॉस एक रिटेलर के लिए कौन सा डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक रिटेलर सबसे इंपॉर्टेंटली क्या डिसीजंस ले सकता है। सेलेक्ट द प्रोडक्ट असेसमेंट, भाई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना मार्केट को, या फिर चूज करना डिजायर सर्विस को, ठीक ना, या फिर चूज करना डेवलप एंड इफेक्टिव स्टोर जो उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्रॉपर हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है, आपको कोई डिसीजन लेना है, आप एक दुकानदार हो, एक रिटेलर मार्केटिंग का एडवाइजर हो, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम अपनी टारगेट मार्केट ढूंढेंगे। जी हाँ, हम अपनी टारगेट मार्केट ढूंढेंगे। कहने का मतलब एक सिंपल सी बात है, अब मान लो मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे कार सेल करना है, और सपोज मेरी जो कार की कीमत है से 8 लाख प्लस है, तो क्या मैं इस कार को किसी ऐसी जगह में ले जाकर बेच सकता हूं जहां पर मैं बोल सकता हूं कि पर कैपिटल इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर परचेजिंग पावर जो है लोगों के पास वो सिर्फ 2 लाख के अराउंड में है, 2 लाख या उससे प्लस है, बस इतना ही है। क्या वो मेरी कार को खरीद पाएंगे 8 लाख में। आप बोलोगे नो सर, यहाँ पर आपकी कार नहीं बिकेगी। अगर आपको 8 लाख की कार बेचना है तो सर आपको परचेसिंग पावर कम से कम ऐसे ढूंढना होगा जिनकी इनकम कम से कम, जिनकी परचेसिंग पावर 10 लाख प्लस हो या फिर 8 लाख प्लस हो कम से कम। तो ये बेसिकली ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ये बेसिकली लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो लोग मुझे मिलेंगे कहाँ। दिस इज टारगेट मार्केट। हमें अपनी वो मार्केट ढूंढनी होगी जहां पर मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल कर पाऊँ। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग कंपनी शेयर इज रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज एडजस्टेड इन। होल्डिंग कंपनी की जो रेवेन्यू प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी किस तरह से उसे एडजस्ट करेगी। जी हाँ, देखो होल्डिंग कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया हुआ है, तो इसकी जो प्रॉफिट हुई सब्सिडरी की, होल्डिंग कंपनी उसे किस तरह से शो करेगी आपको ये बताना है। किसकी प्रॉफिट को, सब्सिडरी, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के ही साथ में वो है और वो उसी का पार्ट है, तो वो उसे क्या शो करेगी, पीएनएल अकाउंट में। क्योंकि अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले देखा था, अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट हमने आपको जस्ट समझाया प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट। जो पोस्ट प्रॉफिट था वो रेवेन्यू नेचर का था, और रेवेन्यू नेचर हमारा कहाँ जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, साफ साफ बोला है कि रेवेन्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी, रेवेन्यू प्रॉफिट किसकी है, सब्सिडरी कंपनी की है, जो कि एडजस्ट करना है किसे भाई, होल्डिंग कंपनी को। तो ये कहाँ एडजस्ट करेगी, इसे अपने P&L अकाउंट में लेके चली जाएगी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ लिफो मेथड सुटेबल एट, बोला जा रहा है लिफो मेथड किसके लिए सुटेबल होगा यहाँ पर। और ओके, और ये चीज ध्यान रखना, ये पंतनगर में भी जो एग्जाम हुआ था हमारा दिसंबर 2020 में, ये उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। जी हाँ, पंतनगर में जो एग्जाम हुआ था ना, उस पर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारा जो लिफो मेथड है वो किसके लिए सुटेबल है। देखो यहाँ पर पहले ना आपको एक सिस्टम से समझाता हूँ, आपको ये एग्जाम मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपने भी अटेम्प्ट किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपको नहीं चीजें समझ में आ रही है यहाँ पर। तो राइस प्राइसेस का मतलब एक में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है। सी अब मैं यहां पर चीजें समझना है। दूसरी चीज यहां पर क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लास्ट इन मतलब जो हमने लास्ट में परचेस किया है, ठीक ना, उसे फर्स्ट में सेल करेंगे। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमने लास्ट में परचेस किया है उसे फर्स्ट में हम लोग सेल कर देंगे। अब यहाँ पर समझो, पहला मॉडल में क्या बोल रहा है हमारा, प्राइस बढ़ रहा है। पहले हमने 10 रुपए में खरीदा, फिर 20 रुपए में खरीदा, फिर हमने 25 में खरीदा, फिर हमने 30 में खरीदा, फिर 35 में खरीदा। कुछ इस तरह की प्राइजेस हो रही है। बी में क्या बोल रहा है कि प्राइसेस घट रही है। से मैं यहाँ पर बोलता हूँ, पहले हमने 35 में खरीदा, फिर हमने 30 में गुड्स को खरीदा। ये गुड्स परचेस कर रहे हैं आप, फिर आपने 30 में खरीदा, फिर 25 में खरीदा, फिर 20 में खरीदा, से 10 में खरीदा। कांस्टेंट है। सी भाई आपने हर बार 15-15 रुपए में खरीदा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, और ऑल ऑफ द अबव है। अब एक बात बताओ, अगर आप मार्केट में हो, आप मार्केट में बैठे हुए हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट चल रहा है, लास्ट मतलब जो आपने लास्ट में खरीदा उसे पहले बेचोगे। अगर आपने पहले से ही 35 रुपीज वाला गुड्स खरीद के रखा हुआ है, तो क्या आप 10 रुपये वाला अभी गुड्स खरीदोगे, वो बेचना पसंद करोगे या फिर पुराना स्टॉक बेचना पसंद करोगे। आप बोलोगे सर पहले मैं पुराना वाला बेचना पसंद करूंगा, क्योंकि पुराने वाले का दाम ज़्यादा है ऑफ कोर्स, तो मैं चाहूँगा कि वो पहले सट आउट हो जाए। हो सकता है मे भी प्राइस और घट के ये 1 रुपये तक पहुँच जाए सर, वैसे कंडीशन में तो सर ये मेरा पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि या इस कंडीशन में हम लिफो ना अपना करके हम फीफो अपनाएं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया सर हम वो पहले बेचते हैं। कांस्टेंट वाले में सर फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप लिफो अपना लो, फीफो अपना लो, मिफो अपना लो, वेटेड एवरेज अपना लो, ठीक है ना भैया, जो अपनाना है अपना लो ना, फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, कोई असर ही नहीं होने वाला। तो इसको तो खैर छोड़ ही दो, लिफो खैर फॉलिंग प्राइस छोड़ ही दो। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, प्राइजेस बढ़ रही है, आप पहले कौन सा गुड्स बेचना चाहोगे। आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि मैं 35 वाला पहले बेच दूं, क्योंकि ये मैंने अभी खरीदा है, जो पुराना प्राइस का है यार वो तो मैं कभी भी बेच सकता हूँ। अगर मुझे ये स्टॉक बेचना है तो अभी मार्केट में 35 चल रहा है, मैं जाकर के इसे 25 में सेल भी कर दूंगा तो भी लोग खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई अभी मार्केट में 35 चल रहा है, तो क्यों ना मैं जो अभी खरीदा हूँ क्यों ना पहले उसे बेचा जाए, ये तो ऑलरेडी कम प्राइस है। अगर ये प्राइस गिरता भी है तो 10 रुपये तक पहुंचेगा, और अगर बढ़ना है तो बढ़ते रहे भाई। मेरे पास तो पुराना वाला स्टॉक है, जिसकी वैल्यू कम है, वैल्यू और बढ़ गई है उसकी, तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई है, मुझे क्या टेंशन है। अगेन तो बेनिफिट कौन सा हुआ हमारे पास, लिफो मेथड, जब प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। सिंपली कॉन्सेप्ट नहीं पता है मत पता रखो, एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, आंसर ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा कि आंसर्स किस तरह से हमारे पास आएंगे। एक सिंपल सा बेसिक लॉजिक आपको लगाना है, ऑटोमेटिक आंसर्स आपके सामने। सो ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। एक एसेट को वेरिफिकेशन करना, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होनी चाहिए। अगेन ये भी हमारा 2020 में क्वेश्चन आया था, दिसंबर वाले में, पंतनगर का, यूके ट्रिपल एससी का जो पंतनगर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक बात बता दूं, ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपके साथ में यूट्यूब पे डिस्कस किए हुए थे। जी हाँ, ये सभी के सभी हमने आपके दिसंबर से पहले का जो सेशंस जो हमारा चल रहा था अकाउंटिंग का सेशन, उसमें सभी के सभी हमने कवर किए थे। यूके ट्रिपल एससी जो पंतनगर था उसमें हमारा लगभग 80% क्वेश्चन हम लोगों ने सेटअप किए हुए थे।
नहीं देखे थे तो पुराने वाला जाके जरूर देखो। इसीलिए बोल रहा हूँ जो लोग अभी तैयारी कर रहे हो प्रॉपरली फॉलो अप करो। उस समय हम लोगों ने अपने नोट्स भी निकाले हुए थे, जिन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उनको भी पता होगा उस नोट से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। इस बार का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो इस बार हम लोगों ने कोर्स निकाला है, क्योंकि सिलेबस को कवर करना एक नोट्स में ईजी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। सबसे पहली चीज, वेरिफिकेशन कर कौन रहा है? वेरिफिकेशन कौन करेगा? एक ऑडिटर। ऑडिटर कैसे वेरिफिकेशन करेगा? सबसे पहले चीजों को समझो। अगर उसके पास एसेट्स है या नहीं, उसके लिए वो फिजिकली चेक कर ले। आपने दिखाया कि भाई मेरे पास बिल्डिंग है जिसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए, तो वो बिल्डिंग दिखला दो, वो वेरीफाई हो जाएगी, सबसे पहला चीज। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू। आपने 10 करोड़ बोला, क्या वो 10 करोड़ रुपए का है भी या नहीं? इसके लिए क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये बोलता है कि उसकी वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन लगाओ। दूसरा बोलता है कि उसके जो ट्रांजैक्शन थी, जो वाउचर थी, वो चेक करो, उसको चेक करो। तो ये इन दो तरीकों से हम लोग चेक कर सकते हैं उसके वैल्यूएशंस, ठीक है ना, वेरीफाई कर पाएंगे हम लोग। वेरिफिकेशन दैट एसेट आर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। हमें ये भी चेक करना है कहीं इस पर कोई मॉर्गेज तो नहीं है। आपने शो कर दिया कि एसेट्स फ्री है, आपने ये भी चेक करो उसमें फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस में दो चीज चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो भाई ये देखना है कहीं कोई मॉर्गेज तो नहीं है। दूसरी चीज ये चेक करना है भाई अपने बिल्डिंग दिखा दिया, वाउचर्स दिखला दिया, सब चीजें वो आप ही की है ना, ऑनरशिप चेक करेंगे हम, ऑनरशिप भी चेक करेंगे वो आपकी है या नहीं है। तो ये सभी चीजें चेक करेंगे, मतलब अल्टीमेटली भैया हम लोग सब चेक करने वाले हैं, अल्टीमेटली सब चेक करने वाले हैं। एज ऑडिटर आपको सब चेक करना चाहिए। क्लियर है चीजें? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन भी पंतनगर वाला। देखो पंतनगर के हमें लगता है लगभग लगभग सभी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मैं और भी जो बचा हुआ होगा ना वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ था, तो इस बार किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है। होल्डिंग कंपनी मीन्स क्या है? होल्डिंग कंपनी का मतलब बॉस सिंपल सा, देखो हम लोग कोई चीज़ें ध्यान रखनी है। एक है होल्डिंग, एक है सब्सिडरी। सब्सिडरी को इसने एक्वायर किया हुआ है होल्डिंग में। अब यहाँ पर चीज़ें में क्या कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर चीज़ें क्या क्या लिखी हुई है और इसमें क्या स्टूडेंट्स ने गलती किया वो समझाता हूँ, ठीक ना। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक्स किया था, कॉमन मिस्टेक था। क्या आपने भी ये मिस्टेक किया था? तो अभी क्लियर कर लेना उसको, ठीक ना। विच होल्ड एट लीस्ट 50% ऑफ शेयर, मतलब ये बोला जा रहा है से एच कंपनी और एस कंपनी से, यहाँ पर एबीसी लिमिटेड है और यहाँ पर XYZ लिमिटेड है। पहला केस में ये बोल रहा है कि इसने इसके 50% शेयर एक्वायर किए हुए हैं, तब ये होल्डिंग कहलाएगा। क्या ये सही है? दूसरा केस में बोल रहा है कि इसने इसके 51% शेयर एक्वायर किए हुए हैं। तीसरे में बोल रहा है कि इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंट्रोल है वो इसके हाथ में है, मतलब एच के हाथ में, एबीसी के हाथ में। और चौथे में बोल रहा है कि भैया 75% का जो शेयर है वो एच के पास है। यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर चूंकि यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बी चूज कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगा था भाई अगर एक कंपनी का आपको मालिक बनना है तो जाहिर सी बात है हमें कम से कम 49% का शेयर खरीद लेना चाहिए। उतना अगर होगा तो हम कहलाएंगे। लॉजिक सही है आपका, आपकी लॉजिक बिल्कुल सही थी। बट होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होती है। होल्डिंग और सब्सिडरी केस में बेसिकली हम लोग ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना परसेंटेज ऑफ शेयर खरीदा था। बेसिकली ये कब चेक किया जाता है? ये चेक किया जाता है फॉर द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका जो कैलकुलेशन है, ये जो परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है, ये बेसिकली माइनॉरिटी को चेक करने के लिए है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अल्टीमेटली अगर आपको होल्डिंग बनना है तो भैया एक ही चीज चाहिए, वो है कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, आपकी डिसीजंस होनी चाहिए, मतलब एबीसी का यहाँ पर प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए XYZ पर। तभी जाकर के हम बोलेंगे कि हाँ ये एक होल्डिंग कंपनी बन गई है, एच लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है ऑफ एस लिमिटेड, आई मीन XYZ लिमिटेड, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की चीजें, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कॉमन मिस्टेक्स किए हुए थे। तो होल्डिंग और सब्सिडरी में बेसिक चीजें आपको यहाँ पर क्लियर रखना है अपना। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इज द, इन्वेस्टमेंट क्या है? एक सिंपल सा लॉजिक में समझाऊं अगर आपको, आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने कोई बिजनेस किया, बिजनेस भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। क्यों करते हो बिजनेस?
बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पर सर बिजनेस करते हैं ताकि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि चलो आपने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, दिमाग में क्या आता है कि भाई शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है ताकि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाए और हमें अल्टीमेटली फिर क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो इसका मतलब एक तो सिंपल सी चीज़ है, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। दिमाग में ये कभी मत लाना कि हम इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमें वापस चाहिए। अल्टीमेटली हम पैसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें रिफंड चाहिए, इसलिए नहीं। ठीक है ना। पहला लॉजिक जो अक्सर दिमाग में आता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है से हम बोलते हैं 1 लाख रुपए, तो हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कल को हमको वापस चाहिए। नहीं भैया, आप इन्वेस्टमेंट रखे रहो। अब एक सिंपल सी चीज, आपने मुझसे 1 लाख रुपया लिया, आप रखे हुए हो मेरा 1 लाख रुपया, लेकिन आप हर महीने से मैं बोलूं कि आप मुझे 1,000 रुपए की प्रॉफिट देते हो, पॉसिबल तो नहीं है बट फिर भी मान के चलो, ठीक है ना। 1,000 की प्रॉफिट आप मुझे देते हो, मीन्स 1% आप मुझे हर मंथ प्रॉफिट देते हो। कितना? 1% आप मेरे को प्रॉफिट देते हो। मैं बोलूंगा भाई रखे रहा पैसा, तू यार तू रखे रहा, बस मेरे को देते रहा प्रॉफिट, मेरे को प्रॉफिट देते रहा। कब तक देते रहा? जिंदगी भर देते रहो, जिंदगी भर देते रहो, फर्क नहीं पड़ता है। क्लियरिटी है? क्यों चाहिए भाई ऐसा? क्योंकि अगर मान लो आपने 10 साल तक मुझे ये पैसे दिए हैं 12 करके, यानी कि आपने मुझे 120 बार मुझे ये पैसे दे दिए, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपये मुझे मिल गए एज अ प्रॉफिट, और 1 लाख रुपये आज भी मेरा आपके पास है, वो तो मुझे मिलेगा बाद में भी। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली क्या चाहिए था हमें? प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड ऑफ एसेट टू अर्न रिटर्न्स हम इसलिए करते हैं ताकि भैया हम रिटर्न्स अर्न कर सके, हम प्रॉफिट कमा सके जो हमें चाहिए था, लाइक दिस, ये हमें चाहिए था, दैट्स वाई। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके फटाफट बताओ। और अगेन, जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लक्ष्य अकेडमी का ऐप दिया हुआ है, जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए और बिना देरी किए ज्वाइन करो, क्योंकि एग्जाम आपकी जुलाई में ही है, ये मान के पढ़ाई करो। बहुत लोग फ्री हो गए हैं कि यार अब तो पढ़ेंगे ना, अब तो कोरोना आ गया है, अब तो भाई टाइम, एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा। बॉस, दो चीज़ें करोगे आप, या तो एग्जाम का डेट बढ़ गया है इसीलिए आराम से पढ़ो, या तो वही जी जान लगा के पढ़ो। मान के चलो जुलाई में आपका एग्जाम है, जुलाई तक हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, और जितना भी टाइम मिल जाए से, अगर मैं मान के चलो ये दिसंबर में एग्जाम चल गया, फॉर एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ, अभी गारंटी नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, दिसंबर तक चल गया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, भाई 4 महीना ना बस रिवीजन करो, रिवीजन 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 रिवीजन, और एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज करते रहो। मैं इतने एमसीक्यूज इसमें देने वाला हूँ कि टेंशन मतलब, आप बहुत सारे एमसीक्यूज करोगे, और डेली क्विजेस हमारे ऑलरेडी चली रही हैं, वो सब ज्वाइन करो, केवल एमसीक्यूज करो, पहले प्रॉपर थ्योरी करो। देखो, दो चीज़ें करनी है, पहले थ्योरी पढ़नी है, बिना थ्योरी पढ़े तो आप एमसीक्यूज कभी कर ही नहीं सकते हो, ये इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी बॉस। तो पहले थ्योरी एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ने के लिए आपको अभी जुलाई में खत्म करना होगा, तब जाकर के आपको रिवाइज होगा, और फिर दम भर एमसीक्यूज करो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगेन, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।